जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 किरण पब्लिकेशन क्लास 6 to 8 के लिए। 6 to 8 इसको 6 to 8 पढ़ सकता है, 9 से 10 वाले पढ़ सकते हैं और 10 से 12 वाले, 11 से 12 वाले सारे लोग लगा सकते हैं, क्योंकि सामान्य अध्ययन का पार्ट है, ये सब में कॉमन है। ठीक है, तो देखिए इसके आज सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन कराते हैं। देखिए पहला को 31 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका। 31 नंबर क्वेश्चन है, दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा, मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर को आ रही है। ठीक है, ये जा रही है 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से और ये जा रही है आपकी 25 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। दूसरे ट्रेन की गति पहले ट्रेन में बैठे व्यक्ति के सापेक्ष क्या होगी। ये व्यक्ति पहला इसमें बैठा है, ये ट्रेन उसने देखी जा रही है, तो इसके सापेक्ष स्पीड क्या होगी। तो अगर दोनों ट्रेन विपरीत जा रही हैं तो दोनों की स्पीड आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगी 85 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जाती तो क्या होती, घट जाती, 60 माइनस 25 हो जाती। लेकिन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है तो 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 85 किलोमीटर पर घंटा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन थर्ड क्या होगा, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 32 नंबर। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है। 32 नंबर कह रहा है कि राधा ने एक घड़ी 10% की हानि पर बेची। 10% हानि पे बेच दी जाती है। यदि उसने उस घड़ी को 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मान लिया करो, माना घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप मान लिया करो 100x। क्या मान लिया करो, 100x। इससे क्वेश्चन आसान हो जाए। x क्यों लगा है समझ जाओगे अभी। 100x मान लेते हैं। अब उसको 10% पे बेचा गया, 10% की हानि पे बेचा गया। ठीक है, 10% की हानि पे बेचा गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। इसको अगर 10% हानि पे बेचोगे मतलब 90% पे बेचोगे, तो इसका जैसे ही आप 90% निकालने जाओगे डियर, तो इस 100 से 100 कटे कितना आ जाएगा, 90x। मतलब आपने 100x की खरीदी, 90x की बेच दी। अब कहता है कि अगर आप उसको 120 रुपए अधिक बेचते तो उसे 10% का लाभ होता। मतलब अगर आप उसको 90x का बेचा है और इसको 120 रुपए इसमें और बढ़ा देते तो 10% का प्रॉफिट, मतलब जो 100x का आपने खरीदा है उसको आप 110% पे बेच रहे हो, ऐसा कह रहा है। 10% का प्रॉफिट होता। ये 2 जीरो इसके कट जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 90x प्लस 120 इक्वल टू कितना बचेगा, 110x। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा घड़ी का क्रय मूल्य, मतलब ये 100x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आ जाएगी। इस 110 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा डियर, 90x माइनस 110x इक्वल टू माइनस का 120। यहाँ से आ जाएगा माइनस का 20x, इधर आ जाएगा माइनस का 120। ये माइनस माइनस कट जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी डियर, 120 अपान कितना आ जाएगा, 20। ये 2 कट जाएगा, 2 छंग 12। x की वैल्यू कितनी आ गई डियर, 6। कितनी आ गई डियर, 6 आ गई। तो मतलब इसका 6 आ गई। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना, 100x। तो 100 को 6 से गुणा करोगे, 100 को 6 से गुणा करो कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अगर ये x ना मानते तो दिक्कत होती, x ना मानते तो क्या होती, प्रॉब्लम होती। तो आंसर कितना आ जाएगा, 600। ऑप्शन में देखिए आपके 600 है। हाँ, ऑप्शन थर्ड इसका क्या है, राइट। ऑप्शन में 600 है तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या है डियर, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है डियर। 33 नंबर कह रहा है कि राम और श्याम अकेले अकेले एक कार्य को क्रमशः 12-15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों एक साथ उस कार्य को करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद श्याम कार्य छोड़ जाता है तो शेष कार्य को पूरा करने में राम अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राम प्लस श्याम मिलते हैं तो एक कार्य को अकेले अकेले, मिलके नहीं, कैसे करने, अकेले अकेले। देखिएगा 33 नंबर, राम अकेले करता है 12 दिन में, श्याम अकेले करता है 15 दिन में। ठीक है, अकेले करता है
तो टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल काम जो हो जाएगा इन दोनों का क्या होता है, लासा। लासा लोगे तो कितना आएगा 60, कितना आ जाएगा 60। अब इनके कार्य करने की क्षमता, क्षमता मतलब इफिशियंसी निकालनी है, या एक दिन देखिए अगर आर की क्षमता कितनी होगी 12 पंचे 60, मतलब एक दिन में 5 काम करेगा। और जो एस है श्याम है वो एक दिन में 15 चौको 60 4 काम करेगा। टोटल काम है 60, जिसमें अगर आर करे तो डेली 5 काम करेगा तो 12 पंचे 60 तभी तो कर पाएगा। 60 काम है, अगर केवल एस करे तो 15 चौको 60 4, भाई 4 काम एक दिन में करेगा तो तभी तो 15 चौको 60 15 दिन लगाएगा। ये चीज हो गई। अब देखो क्वेश्चन क्या है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा, 5 + 4 मतलब 9 हो जाएगा। अगर भाई ये 5 काम एक दिन में कर रहा है, टोटल काम 60 है, ये 5 काम कर रहा है एक दिन में, ये 4 काम कर रहा है, तो ये अगर दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा, 9 काम खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या हुआ, दोनों एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं। 5 दिन बाद श्याम कार्य छोड़ के चला जाता है, मतलब 5 दिन। तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, 5 दिन में कितना काम खत्म हो जाएगा, वो भैया एक दिन में 9 काम, तो 5 दिन में 45 काम। तो बचा काम कितना हो जाएगा, टोटल काम 60 है, 45 हो गया तो बचा कितना 15 काम बच गया। श्याम छोड़ के चला गया तो राम अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इस काम को राम को करना है तो 15 काम है, 15 काम है। राम एक काम को करता है कितने दिन में, राम एक काम को करता है, राम एक दिन में काम करता है 5, तो 15 काम कितने दिन में करेगा, 15/5, 5 3 15, 3 दिन में काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3, ऑप्शन थर्ड क्या है इसका राइट है। ठीक है, उम्मीद करता हूं लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं अगला 34। कौन सा बढ़ते हैं डियर, 34 आपका क्वेश्चन क्या है डियर, देखिएगा। बोला है 20 डी माइनस, लिख लेता हूं फिर बता रहा हूं आपको, 16 बोर्ड मास पे आधारित है, 25 / 5 -2 इंटू। देखिए डियर मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूँ कि कुछ लोगों की थी कि आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो की स्पीड कम लग रही हो तो आप लोग क्या करिए, स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे लिखते हैं 20 है फिर माइनस है, अभी दिखेगा आप लोगों को, थोड़ा लिख लेता हूँ क्वेश्चन, अगर जरा से भी गलती हुई तो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक लिख रहा हूँ। ये छोटा ब्रैकेट है, ये छोटा फिर मिडिल। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन है बोर्ड मास से होगा। सबसे पहले बोर्ड मास क्या कहता है, स्मॉल ब्रैकेट को पकड़ो और डिवीजन पकड़ो साथ में। ये 20 है लिख लेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ क्या है 16, डिवीजन ये डिवाइड तो भी कर नहीं सकते, ब्रैकेट के अंदर गए। 25 / 5, तो जब 25 को डियर 5 से काटोगे तो 25 कितना बचेगा, ये दोनों बल्कि कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, -2। अब पहले इंटू लगा, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करो, 12 माइनस 20 को 2 से काटोगे 2 दहम 20, 10 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ लिख देंगे, अभी कुछ नहीं तोड़ेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ डिवाइड का सिंबल लगाएंगे, यहाँ 5 है -2, यहाँ बचेगा 12 में 10 गया 2, तो इंटू कर देंगे, एक ब्रैकेट काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ और आइए करते हैं डायरेक्ट, एक क्वेश्चन 6-7 का थोड़ी जो कर रहे हैं। देखिए 2 दूना 4, 5 में 4 गया कितना बचेगा 1, 16 को 1 से डिवाइड करेंगे 16 बचेगा, तो 20 - 16 कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा डियर 4। तो ऑप्शन में 4 थर्ड वाला ऑप्शन है, आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया गया। देखिए माइनस मार्किंग वाला पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में सही उत्तर पर 3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पर दंड स्वरूप 1 अंक काट लिया जाता है। मतलब अगर आपने सही किया तो आपको +1 मिलेगा, +3 मिलेंगे, आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपको -1 मिलेगा। ठीक, ये चीज क्लियर। एक विद्यार्थी ने 76 प्रश्न हल किए, कितने प्रश्न हल किए, टोटल उसने 76 प्रश्न क्या किए, हल किए हैं। ठीक है, और उसे 144 अंक मिले, तो इस विद्यार्थी ने कितने प्रश्न सही किए। तो हम मान लेंगे, माना सही प्रश्नों की संख्या, सही प्रश्नों की संख्या मान लेंगे कि उसने सही कितने प्रश्न किए, x मान लो, तो गलत कितने किए होंगे, अगर x सही किए हैं तो गलत कितने किए होंगे 76 - x, ये 76 टोटल किए हैं,
अगर x सही है तो गलत कितने किए होंगे, 76 माइनस एक्स। एक सही पे उसको 3 अंक मिलता है, प्लस गलत पे उसको कितना -1 मिलता है। तो 76 माइनस एक्स, उसमें से 1 से गुणा करके यहाँ पे माइनस लगा देंगे, मतलब प्लस वाले में से ये माइनस हो जाएंगे। तो कितने नंबर बचना चाहिए, 144 नंबर बचना चाहिए। करे 3x माइनस का 76 और माइनस माइनस प्लस का x इक्वल टू 144। ये 3 प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 76 हो जाएगा। आइए करते हैं। 6 4 10, 7 1 8 4 12, कैरी जोड़ लिया, ठीक है। 1 1 2 220, 4 से काटोगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, मतलब 55 क्वेश्चन को क्या करेगा, राइट। देखो अब आप अगर आपको अपना आंसर रीचेक करना है तो क्या कर सकते हो, 55 राइट करेगा तो 55 इंटू 3 कितना बचेगा, 3 25 15, 3 25 15, 1 16, 165 क्वेश्चन पाएगा। 55 सही किया है तो 55 10 60, भाई 76 टोटल किया, 55 घटाओगे 1 तो 21 गलत किए होगे, तो 21 नंबर यहाँ से माइनस कर लो। 5 में 1 गया 4, 6 में 2 गया 4, मतलब हमारा आंसर एकदम राइट है। ये रीचेक करना हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखिए 55 आंसर उसने क्या किया, सही किया। आइए ऑप्शन देखते हैं। 55 कहीं भी ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 36 नंबर। कौन सा डियर है, 36 नंबर। 36 नंबर आपका कह रहा है आपसे कि A 11 13 लिख लेता हूं और 17 का औसत 15 है। A B 12 25 का औसत 16 है। A अपान B निकालना है। देखिए मतलब कह रहा है A को औसत कैसे निकाला, सबको जोड़ लो, 11 प्लस 23 प्लस 17 अपान कितने लोग हैं, 1 2 3 4, चलो 4 से भाग दे दो, इनका औसत कितना है, 15 है। आप ऊपर जोड़िए, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लीजिए साथ में। तो 17 देखिए A प्लस 11, 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 7 3 10, 2 1 3 1 4, ये 4 उधर चला जाएगा, 15 चौको 60 कर लेगा। 11 प्लस 40 कितना होगा, 1 और 4 1 5, 51 हो जाएगा, 51 हो जाएगा। इसको उधर घटाओगे, एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। भाई 60 में 51 घटेगा, 9 आ जाएगा। अब दूसरी चीज क्या बोला है, A B 15 और 25 का औसत 16 है, मतलब A प्लस B प्लस 15 12 प्लस 25 अपान 4 इक्वल टू कितना, 16। आइए A का वैल्यू आपने निकाल लिया, रख दीजिए 9 प्लस B, 25 प्लस 12 5 2 7 और 2 1 3, कितना 37 आ जाएगा। नीचे कितना 4 इक्वल टू कितना 16। यहाँ कितना आ जाएगा, 16 चौको 64 हो जाएगा उधर। इधर देखिए 37 प्लस 9, बी तो बचा जाएगा, 37 प्लस 9 हो जाएगा 46, ठीक है। ये 46 उधर भेजिए तो b इक्वल टू 64 में 46 जाएगा। 14 में 6 गया 8 बचेगा, 5 में 4 गया 1 18। हमसे किसके लिए पूछा है, ए अपान बी। किसकी पूछी, ए अपान बी की, ए अपान बी की। तो ए हमारे पास कितना है, देखो 9 आया है, यहाँ कितना है 18, 9 दूना 18, 1/2। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1/2। ऑप्शन कौन सा, थर्ड वाला राइट है, ठीक है। 37 देखिए, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। 37 पढ़ लेता हूं पहले। 12% वार्षिक ब्याज, मतलब आपका जो रेट है, जो आर है वो 12% है। 1 लाख रुपए की राशि पर 18 माह के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और साधारण ब्याज निकालना, अंतर ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज को अर्धवार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि लिया जाता है, ठीक है। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट कितना है भैया, वो है 12030। टाइम कितना है, 18 महीने। कितने टाइम है, 18 मंथ है। तो सबसे पहले हम एसआई निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो साधारण ब्याज में जो समय होगा आपका वो क्या हो जाएगा, 12 से डिवाइड, किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 से। तो ये आपका समय हो जाएगा, इसको ऐसे रखेंगे। तो जो साधारण ब्याज होगा आपका, कौन सा ब्याज होगा, जो साधारण ब्याज होगा उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान टी, PRT भी होता है, ठीक है। तो मूलधन कितना है, 11110, दर कितनी है 12%, समय कितना 18/12, तो 12 कहाँ जाएगा नीचे, और इंटू 100, ये क्या होता है 100 होता है।
ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये 12 से 12 कट जाएगा, 18 एक कम 18, कितना 3 जीरो 18,000। मतलब आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 18,000 आ गया। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना आप सीख गए। देखो क्वेश्चन है लंबा, तो सिंपल इंटरेस्ट में चुपचाप अलग से लिख लेता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो मतलब आपका जो सिंपल मतलब साधारण ब्याज कितना आ गया, वो आ गया, साधारण ब्याज आपका आ गया है 18,000 रुपये। कितना आ गया, 18,000 रुपये। अब आते हैं, सारा खेल किसमें करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के लिए करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो निकलता है डियर, वो निकलता है मूलधन माइनस मिश्रधन। क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन को इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट, ठीक है। तो अमाउंट का फॉर्मूला मतलब मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन 1 प्लस R अपान 100 की पावर है। लेकिन यहाँ देखो बहुत कुछ दिया गया है। यहाँ अमाउंट तो लिख लेंगे, एक के बाद जीरो, कितने जीरो हैं देखिए, 5 जीरो, यहाँ पे 1। R क्या रखेंगे, देखो उसने देखो यहाँ पे लास्ट में बोला है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है। तो जो तुम्हारा R होगा इसके लिए वो 12% था, लेकिन अर्धवार्षिक में आधा हो जाएगा, कितना बचेगा 6%। ध्यान है, अर्धवार्षिक मतलब 6%, ठीक है। तो यहाँ 6 रख दोगे, यहाँ 100 हो जाएगा। यहाँ पे n क्या रखोगे, देखिए हमको समय दिया गया है 18 महीने, तो अर्धवार्षिक बोला गया है। तो ये बताओ 18 महीने में कितने हाफ ईयर होंगे, 3 होंगे भाई। एक हाफ ईयर में 6 महीने, तो 6 3 18, तो 3 हो जाएंगे। यहाँ 3 रखोगे, ठीक है। अब निकल जो अमाउंट, कैसे निकलेगा देखो, ये 2 जीरो, फिर 3 जीरो, 2 3 6, यहाँ 50 आ जाएगा। अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 53 अपान 50 आएगा, उसकी पावर 3 है, तो ये 3 बार हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो काम खत्म। यहाँ काटोगे 5 से तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ काटोगे 5 से तो यहाँ आ जाएगा 4। तो अमाउंट हो जाएगा 4 इंटू 53 इंटू 53 इंटू 53, नीचे 5। एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, देखिए ये 53 इंटू 53 का गुणा कैसे करेंगे। यहाँ पे कर लीजिए, इसको 4 3 12 और 4 पंचे 20 और 1 21। यहाँ देखिए 53 इंटू 53, ये 50 से कितना ज्यादा है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 अंक लिखने होते तो 0 9 लिख देंगे। अब आगे 5 5 है, ये ज्यादा है तो कितना 3 ज्यादा है, तो 25 में 3 जोड़ दो, कितना 28, ये 28 0 9 आएगा, करके देख नहीं आएगा। और नीचे चुपचाप क्या लिखा, 5 लिखा है। अब आप इसको सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ देखो 28 0 9 को आपको 212 से क्या करना, मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 18, कैरी बचा है 1, 2 जीरो जा 0, 1 कैरी था उसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1, 2 8 16, कैरी बचा 1, 2 दूना 4, 1 5। इसको कट करोगे, यहाँ पे 1 से करोगे जो लिखा है वही लिख देंगे। जब 2 से फिर से करोगे तो जो पहली लाइन में वही आएगा, जोड़ोगे 8 9 1 10, 8 6 14 1 15, यहाँ 8 1 9 5 14 1 15, 6 2 8 1 9 और 5। कितना आंसर आ जाएगा डियर, अमाउंट हमारा आ जाएगा 5 9 5 5 0 8 अपान 5। इसको डियर कट करोगे तो 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 5 9 45, 5 एक कम 5 0, 5 एक कम 5, 5 छक्का 30। कितना अमाउंट आ जाएगा डियर, 11901.6 रुपए अमाउंट आएगा। तो मैंने क्या बताया, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो क्या होता है, मूलधन मिश्रधन माइनस मूलधन। तो यहाँ पे जब करोगे चक्रवृद्धि ब्याज, क्या निकालोगे डियर आप, चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो देखिए मूलधन मिश्रधन कितना आया है 119,101.6, इसमें से 100,0 घटाओगे तो ये 0.6 तो बच जाएगा। कहाँ लिख दूं मैं, इसमें जगह नहीं बची, यहाँ पे लिख देता हूँ, CI बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को, ठीक है। देखो क्या बचेगा, देखिए 0.6 में तो 0.6 बचेगा, 0.6 पीछे चुपचाप लगा रहेगा। यहाँ देखिए 1 में 0 गया 1, 0 में 0 गया 0, 1 में 0 गया 1, 9 में 0 गया 9 अपान 1, कितना आ जाएगा 19,101.6 आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना 18,000, ये कितना है 19,000, तो 1,101.6 बचेगा। दोनों का अंतर पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो ये देखिए 19,101.60 आया है। देखिए कितना है 19,101.6 है, ये आपका है चक्रवृद्धि ब्याज।
और साधारण ब्याज जो आया है वो आपका आया 18,000। कितना है? 18,000। तो दोनों के बीच अंतर पूछा है, तो क्या करिए, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज ऊपर के कितना 19,101.6 में से 18,000 आप क्या कर लीजिए, घटा लीजिए, जीरो। ये 6 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1,101.6 है कोई 1,101.6 रुपए। ऑप्शन सेकंड क्या है? राइट है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। देखिए, किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर 161 रुपये। यदि अपेक्षित लाभ 19% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? ठीक है, मतलब किसी वस्तु को जब बेचा गया तो बिक्री के दौरान उस पर 12.5% का लाभ अर्जित किया गया और 10.5% हानि के बीच का अंतर 180, मतलब 12.5% लाभ और 10.5% हानि के बीच का अंतर कितना है? 161 रुपये। नहीं समझे? देखिए, मान लो आप क्रय मूल्य, क्या मान लो आप? क्रय मूल्य मान लो उसका 100x, अभी बताया था कैसे 100x मानोगे। ठीक है, अब उसने बोला है पहले इस पे लाभ होता है कितना? 12.5% लाभ है। तो अगर लाभ होगा 12.5% तो 100x का कितना निकल जाएगा? 112.5%। परसेंट का मतलब 100। क्या बोला? अंतर है। किसका अंतर है? हानि। अगर 10.5% हानि हो रही है तो 100x का कितना परसेंट? 100x का भाई 100 में से 10.5 घटा दो, तो 100 में से अगर पहले तुम घटाओगे 10 तो कितना बचेगा? 90.5 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 89.5%। क्या आ जाएगा? 89.5%। ये बराबर है 161 रुपए के। ही दिया है कि इतने लाभ और इतने हानि के बीच का अंतर कितना? 161 रुपए है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो विक्रय मूल्य बताओ। तो पहले क्रय मूल्य तो निकालें, फिर विक्रय मूल्य 19% लाभ पे निकाल देंगे। यहां से अगर इसको देखोगे आप, तो यहां से देखिए आपका 100x कॉमन ले लेते हैं और अपान में, अरे कॉमन का लो, ये काट दो, कॉमन लेने नहीं। ऊपर क्या बचेगा? 112.5x, वहां से क्या बचेगा? 89.5x इक्वल टू 161 रुपये। घटाइए, 5 में 5 चला जाएगा, 0.0 बचेगा। 2 में 9 नहीं जाएगा तो 12 में 9 गया 3, यहाँ बचा 10, 10 में 8 गया 2, 23%। x बराबर आ गया 161। तो x की वैल्यू आ जाएगी 161/23। देखो 23 की टेबल में 161 आता है, 7 3 21, हाँ 7 बार कट जाएगा। कितने बार कट जाएगा भाई? देखो 23 को अगर आप 7 से गुणा करोगे तो 7 3 21 और 7 दूनी 14 और 2 16, 7। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 7। तो कल हमने क्या मान रखा है? जो क्रय मूल्य आपने माना है वो माना है 100x। कितना माना है? 100x। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 100 इंटू 7, 700। उसने पूछा है विक्रय मूल्य, क्या पूछा? देखो, जब उसको 19% का लाभ हो रहा है तो जो विक्रय मूल्य हो जाएगा डियर, वो हो जाएगा 700 का 119%। ये आएगा कट 7 9 63, कैरी बचा 6, 7 1 कम 7, 7 6 13 और 7 1 कम 7 और 1 8, 833 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा डियर? 833 रुपए। आप लोग को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्रय मूल्य क्या मानी 100x जरूर लगा दीजिए ताकि x की वैल्यू आ जाए, वरना फिर आप रेशियो में क्या होगे? कंफ्यूज होगे। ठीक है, x जरूर लगा लीजिएगा। आगे देखिए, जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ। ठीक, जीसीडी का मतलब क्या होता है? एक तरह से एचसीएफ ले सकते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, 39 नंबर। 2 क्वेश्चन और रहेंगे, देखिए मैथ के, उसके बाद आपका आएगा जीएसडी के। 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त मतलब एचसीएफ हम मान लेते हैं। क्या दिया गया? एचसीएफ दिया गया 9। ठीक है, और उनका लघुत्तम मतलब एलसीएम दिया गया 270। उनमें से एक संख्या 27 है। एक संख्या क्या है? 27 है। दूसरी संख्या निकालना साइन ना, बहुत आसान क्वेश्चन। आपने पढ़ा होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या संख्याओं, फॉर्मूला मिलेगी तो लिखने की जरूरत नहीं है, का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ।
दूसरी संख्या को मान लो, माना संख्या x। तो पहली संख्या 27 है, दूसरी x है, दोनों का गुणनफल बराबर होगा 9 × 270 के। 27 एकम 27, 27 दहम 270, तो 90। दूसरी संख्या कितनी देर आ जाएगी? 90। देखिए 90 ऑप्शन में आपके है, बिल्कुल है, लगा दीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन रीजनिंग का आ गया। किसका आ गया डियर? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 40 नंबर। क्या है? वह संख्या ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी से संबंधित नहीं है। मतलब इसमें एक संख्या है जो श्रेणी संबंधित नहीं है। आइए लिख लेते हैं। पहले देखिए 785 है, उसके बाद 851 है, बड़े नंबर है। उसके बाद 796, 840। और कोई नंबर बचे? 807, 827। आइए पहले अंतर निकालिए। इसमें कुछ जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया? घटाओ। 11 में 5 जाएगा, बचेगा 6। 11 में 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6 तो बचेगा। यहाँ बचेगा 5, तो फिर 14, 4 बचेगा। 14 में 8 जाएगा, 6 बचेगा। बस 66 का डिफरेंस में 66 प्लस किया गया। अगले में देखो घटाया गया है कुछ, मतलब ये बड़ा है। तो 11 में 6 गया 5, यहाँ बचा 14 में 9 गया 5, बस 55 आया। तो 55 माइनस किया गया। फिर इसमें देखो ये बड़ा है, तो 10 में 6 गया 4, फिर यहाँ 13 में 9 गया 4, फिर जोड़ा गया 44, फिर प्लस। पहले 66 जोड़ा गया, फिर 55 घटाया गया, फिर 44 जोड़ा गया। इसमें अगले में 33 घटाना पड़ेगा, देखते हैं। 10 में 7 गया 3, यहाँ 3 बचा, -33 में। तो ये देखो बड़ा है छोटा, तो -33 किया गया। अगले में जब आएंगे हम, तो अगले में इसका मतलब अब क्या? 22 जोड़ना चाहिए। तो देखते हैं। 7 में 7 गया 0 बचा, और 2 में ये देखो यही वाला, मतलब कौन सा नंबर गलत है? ये वाला नंबर क्या? 827 क्या? 827 ही क्या है? गलत है। ऑप्शन फर्स्ट क्या है? राइट है डियर। 40 का ऑप्शन फर्स्ट ही क्या है? राइट है। ओके डियर, तो आगे अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है स्थानिक प्रजातियों, पौधों और जानवरों की वह प्रजातियां हैं जो, मतलब स्थानिक प्रजातियां, पौधों, कौन सी प्रजातियां स्थानिक जिनको बोलते हैं, जो एक स्थान पे हों। लिखा है विश्व भर के शहरों में खुलेआम घूमते हुई पाई जाती नहीं। 41 का पहला नहीं होगा आपका। 41 का दूसरा ऑप्शन दिया गया है केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। हाँ ये सही। क्या लिखा? स्थानिक प्रजातियां, मतलब एक विशेष स्थान पे पाई जाने वाली प्रजातियां जो क्या होती हैं उनको हम स्थानिक प्रजातियां बोलते हैं, वो चाहे पशु की हो चाहे पेड़ पौधों की हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 आपका है डियर, मत्स्य वर्ग पाइसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा इनकी एक विशेषता है? ये जलीय जंतु हैं तो इनकी कौन सी विशेषता नहीं है? आपको क्या बताना है? इनकी कौन सी विशेषता नहीं है। तो इनकी त्वचा सल्कों से ढकी होती है, इनकी त्वचा पे सल्क होते हैं। तो ये वाला क्या सही है, इसलिए इसमें सही नहीं होगा। ठीक है। इसमें बोला नहीं लगाया, क्या लगाया? नहीं लगाया। ये उष्ण रक्त वाले होते हैं? नहीं, ये उष्ण रक्त वाले नहीं होते, इनका खून गर्म नहीं होता है। इनके हृदयों में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं। तो ऑप्शन यही वाला गलत है, इसलिए यही क्या है? सही है। यही ऑप्शन गलत है, इसलिए यही ऑप्शन क्या है? इसका सही है। ठीक है। और जो ये होते हैं अपने गल, जो मछलियाँ होती, मत्स्य वर्ग होता है, ये अपने गिल्स से सांस लेता है, फेफड़े से नहीं, किस रहता है? गिल्स से सांस लेता है। ठीक है। और ये ठंडे खून वाले होते हैं, उष्ण रक्त वाले नहीं होते हैं। गर्म खून है, कैसे खून होते हैं? ठंडे खून वाले होते हैं। कैसे खून वाले होते हैं? ठंडे खून वाले होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए गलत है, इसीलिए क्या सही है? क्योंकि नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट आपका है पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उनमें से नहीं है? तो बहुत सारे वो उसमें विभाजन किया गया है। तो पहले आर्थ्रोपोडा, थैलोफाइटा और आवृतबीजी, इनमें से कौन सा नहीं है आपको ये बताना। तो आर्थ्रोपोडा नहीं है। ठीक है। आर्थ्रोपोडा नहीं है। क्या बोला? पादपों के समूह में, तो पादप मतलब पेड़ के समूह में, जबकि ये जो आर्थ्रोपोडा है ये लगभग 9 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। ठीक है। पादपों का नहीं है।
ठीक है, वो जलीय और परजीवी भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डियर, आगे क्या है, अगला क्या है आपका, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत और नहीं वाले वर्ड आप डियर ध्यान दे लीजिएगा। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना था, ये सही है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद रखा, ये भी सही है। वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था, नहीं, वो शाहजहां और मुमताज़ महल का तीसरा पुत्र था तथा छठी संतान थी। तो ये वाला गलत है, इसीलिए क्या सही है। मतलब इसमें जो गलत वाला पूछा है ना, तो ये गलत है, इसीलिए क्या सही है। ये दूसरा नहीं, कौन सा था, तीसरा पुत्र था। कौन सा पुत्र था डियर, तीसरा पुत्र था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे, बिल्कुल थे। भारतीय इतिहास में इनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। सब गलत पे पूछा है। उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें, ये बिल्कुल सही है इनका। आगे बढ़ते हैं, 45 का नंबर, बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मर्द, नहीं, बैरम खां तो अकबर का था, इनका थोड़ी नहीं था, तो यही गलत है, इसलिए क्या है, सही है। ठीक है, उसने गलत पूछा, कौन सा गलत है। ठीक है, 46 नंबर देखिए, 46 नंबर कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन से, देखिए सारे गलत वाले पूछा है। लिखा है जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा घटना के बाद हुई। देखिए चौरी चौरा घटना की हुई थी 1922 में और ये जलियांवाला बाग हुआ 1919, तो यही गलत है। उसने क्या बोला, जलियांवाले बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई, नहीं पहले हुई। जलियांवाला बाग यहाँ हुआ है और चौरी चौरा यहाँ हुआ है, तो पहले कौन हुआ, ये। उसने बोला जलियांवाला घटना चक्र बाद में हुआ, नहीं, यही गलत है, इसीलिए यही सही है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, अगला भी चेक कर लेते हैं। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में, हाँ ये तो सही है, इसलिए गलत है। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम था, हाँ ये भी सही है। तो पहला वाला आपका क्या है, सही, क्योंकि वो गलत है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है। तो वो है भैया काली मिर्च। बाकी नमक भी डालते हैं, सोडियम मेटा बाइसल्फेट भी डालते हैं, ये तो इसमें कौन सा काली मिर्च वाला सही होगा, बाकी सारे क्या होंगे, गलत होंगे। ठीक, 47 में। 48 नंबर देखिए, एक सेकंड, 48 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कथनों में दिए गए विकल्पों में से किस नियम पर लागू होते हैं। किस नियम पर लागू होते हैं, क्या दिया है, निम्नलिखित कथन दिए गए विकल्प में से किस नियम पर लागू होते हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतराल में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। ये कपलर का सेकंड रूल है। कपलर का कौन सा नियम है, सेकंड नियम है। उस नियम को बोलते हैं क्षेत्रफल का नियम। क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं, क्षेत्रफल का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन यहाँ छूट गया, कहाँ गया, 49 था, छूट गया। ठीक है, देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आज इस प्रैक्टिस सेट में अधिकतर गलत नहीं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, गलत वाला पूछा है, तो आइए, 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 को फांसी दी गई, ये भी सही है, ये भी सही है। आगे बढ़ते हैं, शेख मुजीबुर्रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नहीं, यही गलत है, तो इसलिए यही क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 50 नंबर है, हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। तो यह शहर में प्लेग के अंत का चिन्हित किया गया, सही है, लेकिन इसमें बोला कौन सा गलत है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था, ये भी सही है, ठीक है, 1591 में बनवाया था, ध्यान रखिएगा। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों को दीर्घों का सहारा देते हैं, ये नहीं सही है। इसका सही ये होता है कि चारों भुजाओं में से प्रत्येक में 4 भव्य मेहराबों में से एक है। प्रत्येक एक मौलिक बिंदु का सामना कर रहा है जो सीधे इसके सामने एक सड़क पर खुलता है। तो ये वाला गलत है, इसीलिए क्या है, सही है। अगला है रबी और खरीफ। रबी और खरीफ मौसमों के बीच एक छोटा मौसम होता है जिसे जायद कहते हैं। क्या कहते हैं, जायद। खरबूजा वगैरह जायद में आता है सब, ठीक है। तो यहाँ जायद हो गया, तो जायद तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, 51 का 5th होगा, ठीक है। तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खीरा हो गया, करेला, भिंडी, कद्दू, जायद फल के उदाहरण है, ठीक है। आगे 52 नंबर, जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। तो बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। जब किसका निर्माण होता है, भाखड़ा नागल बांध का निर्माण होता है। जब किसका निर्माण होता है, भाखड़ा नागल बांध का, ये सतलज नदी पे है, ठीक है। आगे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र द्रोणी बेसिन बनाती हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा नदी द्रोणी की विशेषता नहीं है। यह एक उपजाऊ क्षेत्र, बिल्कुल सही है, जिसमें अधिकांश उत्तर भाग पूर्वी भारत शामिल है, सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा, नहीं वाला, इसलिए गलत है। यह उत्तर में हिमालय के पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, सही है, इसलिए गलत है। इसके दक्षिण में सुंदरवन डेल्टा है, ये गलत है, इसीलिए क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसके देखिए दक्षिण में नहीं, सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है, पूर्व में है। क्यों गलत है, क्योंकि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, पूर्व में है। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 54 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सामान्य नियम का अपवाद नहीं है। तो कौन सा अपवाद है कि वो नहीं है फिर भी उस पर कानून बना सकता है, अपवाद है बोला है। तो ये क्वेश्चन 54 का जो आंसर होगा आपका, यदि प्रधानमंत्री संसद को ऐसा करने के लिए कहते हैं, यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है, तो ऑप्शन कौन है, सेकंड राइट है। मतलब बना नहीं सकता, लेकिन बोला है अपवाद है, बना सकता है इसका आंसर, ठीक, तो सेकंड वाला होगा राइट, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। तो NH9 कौन जोड़ता है, NH9 जोड़ता है, NH9 जोड़ता है। ये तो आपको याद होगा, तभी काम चलेगा कायदे से, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन है, नमी धारण करने की क्षमता किस मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। तो काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, काली मिट्टी में नमी। अगला है, एस्ट्रोजन का मूल कार्य क्या होता है। एस्ट्रोजन का मूल कार्य लेडीज में होता है, किसके लिए, मासिक धर्म चक्र को विनियमित करने के लिए एस्ट्रोजन का यूज होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई। तो ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, ये भी सही। रॉलेट बिल गलत, दांडी यात्रा गलत, तो पहला क्या, पहले ही सही है। 58 हो गया। 59 देखिए, ये प्रैक्टिस सेट एकदम जो पहले वाला पेपर था उसी के आधार पे बनाया गया है। प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं इनके, ठीक है। आगे आपका है, लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधेयक पेश किए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो भाई बहुत सारे विधेयक वहाँ पेश किए, तो उनमें से कौन सा विधेयक नहीं है ये आपको बताना है। तो वो नहीं है कौन, साधारण विधेयक पेश किया था, वित्तीय विधेयक, लेकिन राजस्व विधेयक पेश नहीं किया था, इसलिए ये वाला क्या है, सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 60 नंबर, ये पिछले भी प्रैक्टिस सेट में था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 के अनुसार 8वीं अनुसूची के अंतर्गत
22 भाषाओं को मान्यता मिली। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को क्या मिली है? मान्यता मिली है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजा राम मोहन राय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसे शब्द बाद में ब्रह्म समाज कह के नाम जाना जाता है, सुधार संघ की स्थापना की? तो ये मुर्शिदाबाद में किया गया था, ठीक है। 61 का क्या है? 61 ने, ठीक है, नहीं एक सेकंड, इनका जन्म हुआ था मुर्शिदाबाद में शायद, ठीक है। तो इन्होंने इसका किताब का किया था, अरे वहाँ पे बंगाल में शायद किया था, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था, ठीक है। उस समय इसका नाम था ब्रह्म सभा। जब इन्होंने किया था तो इसका नाम था ब्रह्म सभा। बाद में इसी का नाम रख के क्या किया था? ब्रह्म समाज कह दिया गया था। उन्हें अकबर ने राजा की उपाधि थी। किसकी उपाधि थी? राजा की उपाधि। और उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के राधानगर गांव में हुआ था, ठीक है। तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं है जहां पे उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो इसका क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत की स्थापना की? तो नौजवान भारत की जो स्थापना करने वाले हैं वो है भैया हमारे भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। आगे आपका है, पादप कोशिकाओं की भित्तियां से बनी होती हैं। तो पादप कोशिकाओं की भित्तियां सेलुलोज से बनी, कहाँ से बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती हैं, ठीक है। सेलुलोज फाइबर सैकड़ों ग्लूकोज अणुओं का लंबे रैखिक बहुलक होते हैं। मतलब ये क्या? सेलुलोज क्या होते हैं? ये ग्लूकोज के बहुलक होते हैं, ठीक है। आगे आपका क्या है? केसिन एक प्रोटीन है। केसिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया? दूध में। केसिन कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लेकिन दूध तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इसका क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो मंगोलिया द्वीप एशियाई महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीता इनमें से किसका मिश्रण है? जो पीतल है वो किसका मिश्रण है? तो पीतल जस्ता और तांबा का मिश्रण होता है, लेकिन कितने परसेंट होता है? तो वो होता है भैया 30% और 70%। 30% जस्ता होता है और 70% क्या होता है? कापर होता है। 30 और 70 का रेशियो रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट कह रहा, प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल कर ली थी। यह लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये लड़ाई 1757 में हुई थी। कब हुई थी? 1757 में प्लासी की युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का एक कार्य नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय कौन सा कार्य नहीं है, इसका बताना है। तो 68 का आगे बढ़ते हैं ऑप्शन। अपने सदस्य देशों की वित्तीय और आर्थिक नीतियों की निगरानी करना सही है, इसलिए गलत है। उन देशों को ऋण प्रदान करना जिन्हें अपने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों को पूरा करने में कठिनाई आती है, ये भी सही है। अपने सदस्य देशों की संपत्ति में वृद्धि करने के लिए अभिनव व्यवसायिक मॉडल नहीं, ये मॉडल वगैरह वो नहीं बनाते, ठीक कोई। तो थर्ड वाला क्या है? सही है। 69 देखिए क्या है लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कालीघाट पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है? कालीघाट पेंटिंग्स के लिए कोलकाता प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पादपों की मूल परिपक्वताओं के निर्माण के लिए संबंधित है? तो सबको पता होगा, फलीदार मतलब दलहन की बात कर रहा है, राइजोबियम। कौन सा पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। तो डियर ये तुम्हारे क्वेश्चन हो गए सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन। किसके? सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के कितने क्वेश्चन हो गए डियर? 40 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो रहेगा गणित और विज्ञान का। देखिए गणित के अगर आप फॉर्म फिल किए हो तो आपको गणित के 40 अलग करना है, प्लस 40 आपको किसके करने हैं? मैथ के करने हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बोर्ड वालों ने कोई सिलेबस नहीं बताया, उन्होंने ये कहा है कि जो मैथ की टीचर बनेगा उनको मैथ प्लस क्या पढ़नी है? साइंस पढ़नी है। मैथ प्लस क्या पढ़नी है? साइंस पढ़नी है। तो अब पता नहीं मैथ के कितने क्वेश्चन आए, कितने साइंस के हैं। अनुमान यही लग रहा है कि मैथ के 40 होंगे प्लस साइंस के 40 होंगे। डियर अगर आप लोग को चैप्टर वाइज MCQ करने हैं, चैप्टर वाइज MCQ करने हैं क्लास 6 8 के, तो मेरा सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ जब 200 प्लस लोग हो जाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा?
प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।